यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस, जिसमें चैप्टर 9th हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने क्लास 5th का ईवीएस पूरा कंप्लीट कर दिया है और क्लास 4th का भी चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर दिया है। जिन लोगों को देखना होगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सीरीज आप लोगों के सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है और आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर से जरूर इस सीरीज को देखिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में आते हैं। इससे आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस सीरीज में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना लेसन। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 9 है ये। इसका नाम क्या है? बदलते परिवार। किस क्लास का है ये? क्लास 4th का है। क्लास 4th का ईवीएस है। सीटेट के एग्जाम में ईवीएस पोर्शन में 15 नंबर का एनसीईआरटी से आता है, ये हम सभी को पता है। और जो वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3rd, 4th और 5th की बुक से पूछे जाते हैं। तो ये सारा हम लोग देख लेते हैं, इसमें कितना इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और उसका रिवीजन कर लेंगे। तो बदलते परिवार लेसन का नाम है, लेसन नंबर 9। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। बदलते परिवार, इसमें ये दिया हुआ है कि आपके फैमिली में जैसे न्यू मेंबर ऐड होता है तो बच्चे किस तरह से सोचते हैं, या किसी की शादी होती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो मतलब जो है बदलते परिवार के बारे में दिया हुआ है कि अनुभव क्या होता है बच्चों का, ये आप उनसे पूछिए, ये दिया हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, ये देखिए दिया हुआ, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। बाल विवाह से संबंधित क्या दिया हुआ है, वही एक स्टोरी है यहाँ पे। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। कितने साल के? 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी, रंगारेड्डी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह, कहां पर? आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। क्या लगाता है? एक कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती है हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि बाल विवाह से संबंधित कानून कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो कौन सा कानून है? वो शारदा एक्ट लाया गया था। जो है कब ले आया गया था शारदा एक्ट? ये बाल विवाह से संबंधित कानून है। ये लाया गया था 1928 में लाया गया था। 1928 में लाया गया था, बट ये पारित हुआ था कब? 1929 में। 1929 में, याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट कब आया? जो है 1928 में बना था, बट इसको पारित किया गया, लागू किया गया 1929 से। और इसमें क्या उम्र रखी गई? इसमें बॉयज के लिए 18 वर्ष रखा गया था शादी की एज, और लड़कियों के लिए कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष रखी गई थी शारदा एक्ट में। ठीक, ये याद रखिएगा, ये गर्ल्स के लिए थी और ये बॉयज के लिए। लेकिन फिर इसमें जो है 1978 में इसमें संशोधन करके 1978 में इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? 21 और 18 कर दिया गया। लड़कों की उम्र 21 कर दी गई थी और लड़कियों की उम्र जो है 18 कर दी गई थी। तो याद रखिएगा कि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित कानून है। बाल विवाह जो है रोकने के लिए लाया गया था अधिनियम। कौन सा? शारदा अधिनियम। कब लाया गया था? 1929 में लागू हुआ, 1928 में कह सकते हैं। और इसमें क्या शादी की उम्र रखी गई थी? 18 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन फिर इसमें 1978 में संशोधन हुआ। उसके बाद 21 वर्ष लड़कों के लिए और 18 वर्ष लड़कियों के लिए रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, पूछा गया होगा कि बाल विवाह से संबंधित कानून राजा राम मोहन राय थे। इन लोगों ने भी जो है बाल विवाह को कम करने की कोशिश की थी। केशव चंद्र थे, जो है राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद एक ये हो गया
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शारदा एक्ट हो गया, और एक आया था 2006 में आया था, कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है। इसका नाम था, इस नाम से पूछ लेता है, क्या नाम था, बाल विवाह निषेध एक्ट था। तो अगर इससे पूछता है तो ये कब आया था, ये आया था 2006 में। कब आया था, 2006 में आया था। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में और शारदा एक्ट 1928 में। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एक्ट थे, तो आप लोग बता सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर, और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। ये क्या है, ये कानून बनाया गया है। तो ये था बदलते परिवार में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इतना ही था। और जो रिश्तों, देखिए रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आते हैं इसी लेसन से आते हैं। तो ये सारे थे, शादी की उम्र पूछा जाए या कानून पूछा जाए तो ये वो इस लेसन से हो जाएगा। हम लोग अगला लेसन देखते हैं। लेसन नंबर 10 क्या है, देखते हैं। इसका नाम क्या है, हुतुतु हुतुतु। हुतुतु हुतुतु क्या है, एक कबड्डी का नाम है, कबड्डी खेल का नाम है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम लोग। इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन एक ये दी हुई है कि क्या है, चेट गुडू हुतुतु हाडुडू छू किट किट कबड्डी। ये सारे किस खेल के नाम है, ये सारे कबड्डी खेल के नाम है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चेटगुडू को किस खेल का नाम है, या किस खेल को चेटगुडू कहते हैं, हुतुतु हाडुडू या छो किट किट कबड्डी, ये सब एक ही खेल के नाम है। किस खेल के, कबड्डी के नाम है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें याद रखिएगा। आगे फिर क्या दिया हुआ है, आगे इसमें इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है अध्यापक के लिए। देखिए जो दिया हुआ है कि इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम ढंग से हो। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। मतलब जिस तरह से खेल में नियम बनाए जाते हैं उसी तरह से इंसान को जिंदगी में भी नियम बनाना चाहिए, अनुशासन बनाना चाहिए कि किस टाइम पे उठना है, किस काम को किस टाइम पे करना है। ये सारे नियम अनुशासित होकर के जिंदगी को भी जीना चाहिए, जिससे हम लोग सफलता को प्राप्त करें और आसानी से कार्य को कर सके। उसी तरह से गेम में भी नियम होते हैं, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ खेल खेलना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए खेलना चाहिए। ये दिया हुआ है इस लेसन में। और इस लेसन में ये भी दिया हुआ है कि हमें लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग खेल या लड़कों के लिए अलग खेल होते, ये सब इस लेसन में बताया हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि तुम्हारे यहाँ लड़की कबड्डी या कोई बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती है क्या, कुछ लड़कियां नहीं खेलती, वे क्यों नहीं खेलती, इस पर चर्चा करो। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको खेलने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो रही है। ये है कर्णम मल्लेश्वरी, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, किसके बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कौन है, वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। याद रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं जब ये 12 साल की थी। कितने ईयर की थी, 12 ईयर की थी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब और कौन है, अगर आज के टाइम में पूछा जाए, कर्णम मल्लेश्वरी जिस तरह से मीराबाई चानू हो गई, ये भी तो भारोत्तोलक ही है। और इसके बाद क्या है कि ये जब 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, ये जितने डेटा दिए हुए सब इंपॉर्टेंट है। कितने मेडल जीते हैं इन्होंने, 29 मेडल जीते हुए हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी बहनें कितनी है, 4, वो भी क्या करती हैं, वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। और ये क्या है, ये वेट लिफ्टर है।
तीन बहनों की कहानी पढ़ते हैं। ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये फोटो देखो लगती है ना दादी नानी, पर है ये आम दादियों नानियों से अलग। ये फोटो दी हुई है, ये फोटो है तीन बहनों के, किसकी किसकी, ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहती हैं, ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। ये है इस स्टोरी में। आगे इस स्टोरी में क्या है, तीन ही बहनें काफी छोटी, तीनों ही बहनें, कौन कौन, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ज्वाला, हीरा और लीला, ये तीनों ही बहनें काफी छोटी थी। ये उनकी स्टोरी दी हुई है, जो लोग कबड्डी खेलती थी और उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई ये उसको बता रही हैं। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, इन तीनों लड़कियों की, मतलब एक ही पिता थे इन लोगों की, सगी बहनें थी। जब इनके पापा की डेथ हो जाती है तो उनकी माँ और मामा, इनके मामा लोगों ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। इनके दो मामा थे और दोनों लोग कबड्डी और खो खो खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। तो कौन कौन थे वो लोग, ज्वाला, लीला और हीरा नाम था। आगे क्या है स्टोरी में, याद आए वो दिन। लीला और हीरा अपने मैच के बारे में बड़े जोश से बताती है। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम कुछ 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। कौन, वो तीनों बहनें। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डाल के पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर बहुत घटनाएं आई। परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। कौन, हीरा, जो सबसे छोटी बहन थी वो कोच भी बनी। याद रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता ऑप्शन में। ये बहनें, ये थी इन बहनों की स्टोरी। क्या दिया हुआ है कि इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाए कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। और ये बात बिल्कुल सही है। आज के टाइम में भी इतना जो है शिक्षित समाज होने के बाद भी आज भी बहुत बार लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है। जो सारे खेल लड़के खेल सकते हैं वो लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता। देखिए, आप लोग खुद ही अनुभव करते होंगे कि क्रिकेट ही होता है तो अगर जो है बॉयज खेल रहे हैं, मेंस टीम खेल रही है तो उसे सारे लोग देखते हैं। बट वुमेन्स जब खेलती है, वुमेन्स आईपीएल आता है जो है, तो उसे कोई नहीं देखता है। तो ये भेदभाव आज भी होता है। इस पर चर्चा या कार्यवाही की जा सकती है। मामा जो है, माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि वे अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं। ये है, पूछा जा सकता है कि किस रिश्ते को किस नाम से बुलाया जाए। जिस तरह से रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्हीं सब लेसन से आते हैं। ये हो गई इसमें जो इम्पोर्टेंट था। ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ कि हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आए। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो, अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मजा आएगा?
तो ये तो हो गया। अब पूछा जा सकता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो कबड्डी में कितने प्लेयर खेलते हैं, 8 प्लेयर खेलते हैं, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि ये लेसन कबड्डी से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो कितने प्लेयर होते हैं, 8 प्लेयर होते हैं। अब जिस तरह से इसने बताया कि क्रिकेट में क्या होता है, विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट होता है, तो उसी तरह से पूछा जा सकता है कि कबड्डी में प्लेयर किस तरह से आउट होते हैं। तो कबड्डी में बीच की लाइन बनी होती है, इधर एक टीम के होते हैं, इधर एक टीम के होते हैं। तो अगर इस लाइन को टच कर देते, मतलब इस लाइन को जो है इस लाइन के आने से पहले पकड़ लेते हैं, तो जो खिलाड़ी होता है वो आउट हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बीच इस लाइन का उपयोग जो है, बीच की लाइन का उपयोग किस किस खेल में किया जाता है, तो बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इन सब में जो है बीच की लाइन का यूज किया जाता है। किसमें किसमें, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, इन सब में जो है किसका, बीच की लाइन का यूज होता है। और कितने प्लेयर होते हैं, 8 प्लेयर होते हैं। ये सब हमने देखा चैप्टर 9 में। अब अगला लेसन देखते हैं हम लोग, हम लोगों ने चैप्टर 10 देखा। चैप्टर 10 हमने देखा, क्या नाम था लेसन का नाम था हुतुतु करके था, और इसके और कुछ जो है छू किट किट, इस तरह से कई सारे नाम हैं। ये हो गया चैप्टर 10। अगला चैप्टर देखते हैं, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है, फुलवारी। क्या नाम है, फुलवारी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है फुलवारी चैप्टर में, देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह क्या कहलाता है, फूलों की घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, फूलों की घाटी कहलाता है। कहां पर जगह है ये, उत्तराखंड में। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। ये सब सपने जैसे लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मतलब ये फूल जो खिलते हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहते, कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं ये। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये देखते हैं हम लोग इस लेसन में इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इससे सीटेट में क्वेश्चन बनता है। क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। कहाँ पर, ये डिज़ाइन जो बनी हुई है इसे क्या कहते हैं, मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? सबसे पहला इसका नाम क्या है, मधुबनी। इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इमेज को लेकर के। बिहार में, कहाँ पर, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। ये कहाँ की पेंटिंग है, स्पेशली बिहार की है। और क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवार पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र कैसे बनता है, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना भी है कि ये जो है रंग किस तरह से बनाया जाता है। तो पिसे हुए चावल में किससे बनाया जाता है, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नील का, हल्दी का, फूल, पेड़ों के रंग, इन सब का उपयोग किया जाता है कलर बनाने के लिए, और इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये देखिए दिख रहा होगा, एलिफेंट है, फ्लावर है, बर्ड है। तो पूछा जा सकता है कि चित्र में कौन कौन बना होता है, इंसान है, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, ये सब बने होते हैं। जो है यहाँ देखिए ये इंसान दिख रहा है, पक्षी है, यहाँ पे देखिए। तो ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे बनता है, किस कलर का यूज किया जाता है, किस जो है ये सब पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है अध्यापक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो मैप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसी लेसन से आते हैं।
इन्हीं सब लेसन से आते हैं। हमने पहला भी लेसन कंप्लीट किया था, वो 8th लेसन, उसमें भी देखिए पूछा गया था नक्शे के बारे में। ये देखिए हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फूल के इस्तेमाल क्या क्या होते हैं वो दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। इतने सारे इस्तेमाल खाए भी जाते हैं फूल, क्या होता है, खाने में भी फूलों का यूज होता है। उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत भाती है, पसंद है। किसके फूल की, कचनार के फूल की, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और केरल की यामिनी अपनी अम्मा से किसके, केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, केरल में। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में सहजन के फूल का यूज किया जाता है, केरल में केले का, क से केरल, क से केला हो गया, उत्तर प्रदेश में कचनार हो गया, और सहजन महाराष्ट्र में हो गया। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार भी। और खाने में भी फूलों का यूज हो गया, हमने देख लिया। दवाई में भी फूलों का यूज होता है, कहाँ पर, दवाई में भी फूलों का यूज होता है। और तुम्हारे यहाँ गुलाब जल देखिए, दवाइयों में, मिठाई में, लस्सी में, इन बहुत सारे व्यंजन जब बनाते हैं तो उसमें भी फूलों का यूज होता है। खुशबू और रंग के लिए किन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुलदावरी, जीनिया, इन सब से क्या होता है, रंग बनाए जाते हैं, क्या, रंग बनाए जाते हैं। तो इन फूलों का इतना सारा यूज होता है, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, कलर के लिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिन फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया। क्या है दादी माँ का नुस्खा, ये देखते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। किसकी, नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा फटती नहीं है, ये दिया हुआ है इस लेसन में। और क्या है कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इंपॉर्टेंट है, इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या क्या, इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर फिर देखिए दिया हुआ है कि बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। और इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। क्या होता है, बच्चों को बताएं कि इत्र जो होता है वो क्या होता है, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इत्र क्या होता है, तो फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ये हो गया फुलवारी लेसन से चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ हम लोगों का। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि झाड़ी जो है, कौन कौन से फूल किस तरह से प्राप्त होते हैं। अब झाड़ी कौन होता है, झाड़ी से प्राप्त होता है, जैसे गुलाब हो गया, बेला हो गया, ये झाड़ी से प्राप्त होते हैं। और किससे प्राप्त होता है, झाड़ी से क्या प्राप्त होता है, गुलाब हो गया, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और बेल जैसे लताओं में कौन होती है, चंपा होती है। चंपा जो होती है वो लता जिसे बेल बोलते हैं, इसमें लगती है, कि नोट डाउन कर लीजिएगा। पानी में कौन कौन से, पानी में कमल, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि पानी में कौन से पुष्प होते हैं, कमल हो गया, कुमुदनी हो गया। रात में रात रानी खिलती है, हर श्रृंगार होता है। और जो है गुलाब, बेला, इन सब की स्मेल बहुत तेज होती है। कुछ खास महीनों में ही कुछ फूल खिलते हैं, जैसे गेंदा, डलिया। साल भर कौन कौन से फूल खिलने वाले हैं, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया। और पेड़ों पर कौन से पुष्प लगते हैं, गुलमोहर हो गया। और ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस लेसन से। तो हमने आप लोगों को बता दिया 9th, 10th, 11 लेसन हम लोगों ने 3 लेसन कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग और जो आप लोगों के फ्रेंड्स या कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग उन तक वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन लोग को भी जो है बता सकते हैं। अगर उन लोग को पसंद आए तो वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं। ये सीरीज आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास 5th की भी देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।